नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का व्यस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जो बीबीआई क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आप सभी को दिया जा रहा था, उसमें हम सिर्फ प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज जो है कि प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आपको सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और हिंदी सेक्शन हम कंप्लीट करवा रहे हैं, जो कि सारे आपके एग्जाम सिलेबस पर आधारित है। और देखिए आपके एग्जाम में ज़्यादा समय अब नहीं बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि डमी एडमिट कार्ड का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद अब आपका फाइनल एडमिट कार्ड ही जारी किया जाएगा। तो मिशन मोड में आपसी तैयारी में लगे रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर आपसे ज़रूर कर दीजिएगा। और देखिए आपसे को बताना चाहते हैं, एप्लीकेशन पे जो अभी आपका क्लासेस चल रहा था उस पर ऑफर दिया गया था। ऑफर अभी भी अवेलेबल है 50% का। तो जो भी बच्चे अभी तक में ज्वाइन नहीं कर पाए थे किसी भी कारण से, जाइए ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। इसके अलावा एक वीडियो बना हुआ है कि कैसे आपको ज्वाइन करना है क्लास को, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अन्यथा सक्सेस योद्धा एप्लीकेशन का नाम है, उसको आपसे डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, अपना प्यार जरूर दीजिएगा आप सभी। आइए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आंसर आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आप सभी संगठन और उसके मुख्यालय को याद रखिएगा। जैसे कि यूएनओ की मुख्यालय की बात किया जाए, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। WHO जिसे हम सभी विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पे, जेनेवा में। IMF जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पे, वाशिंगटन DC अमेरिका। और विश्व बैंक का भी मुख्यालय अमेरिका में है, वाशिंगटन में। उसके बाद ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे, वियना में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में। और ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पे, सिंगाई चीन में। तो इतना सा एक्स्ट्रा चीजें याद रखिएगा जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 2 करते हैं हम सभी। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का अंग DNA रखता है। चलिए क्वेश्चन में 2 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा आप सभी, माइटोकॉन्ड्रिया जो है DNA रखता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सभी क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। और ये ATP के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करके रखता है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और राइबोसोम का कार्य क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो ये 2 से 3 फैक्ट याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिएगा आप सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए कर्क रेखा की बात किया जाए तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरने वाली रेखा है। और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, याद रखिएगा आप सभी। जैसे पृथ्वी का अगर ग्लोब बनाइएगा तो ये क्या है आपका, ये आपका 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ये आपका कर्क रेखा है, याद रखिएगा। कर्क रेखा ये आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। और ये आपका क्या है, ये आपका मकर रेखा है, ये मकर रेखा है। और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है। तो ये भारत के 8 राज्यों से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। तो नहीं गुजरती उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ना उत्तर प्रदेश से, ना बिहार से, ना पंजाब से, ना हरियाणा से, ना दिल्ली से, ना उड़ीसा से, ना आंध्र प्रदेश, ना महाराष्ट्र से होकर कर्क रेखा गुजरती है। जबकि कहाँ से गुजरती है, 8 राज्यों से। 8 राज्यों का नाम बताएं, ये सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सबसे पहले प्रवेश करती है। देखिए अगर दक्षिण पश्चिम मानसून की बात किया जाए तो ये वाला क्षेत्र क्या है आपका, ये दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा है। तो यहाँ से सबसे पहले मानसून प्रवेश करती है और ये पूरे भारत में वर्षा करवाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा केरल, क्योंकि दक्षिण में यहाँ पर केरल आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये केरल का है, तो यहाँ सबसे पहले वर्षा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। लौटती मानसून में वर्षा कहाँ पे होता है, तमिलनाडु में। अगला है 5 नंबर, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है। चलिए क्वेश्चन 5 का राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड आप सभी। तो सभी सेशन को लाइक करते चलिएगा और जो भी चैनल पर नया है तो उनको जरूर सब्सक्राइब और घंटे को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। देखिए यहाँ हम आपको पूरा तैयारी करवाएंगे, तो तैयारी को लेकर नहीं टेंशन लेना है, आपसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी, ठीक है। पूरा हम आपको यहाँ तैयारी करवाएंगे। बाकी बात PDF अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए आप सभी।
सल्फ्यूरिक अम्ल इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये मूल रसायन माने जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो इसकी खोज मैक्सवेल के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा आप सभी। देखिए न्यूटन के द्वारा गति का 3 नियम दिया गया था, पहला, दूसरा, तीसरा। अच्छा, तीसरा नियम क्या कहता है? क्रिया टू प्रतिक्रिया कहता है, यानी कि विपरीत प्रतिक्रिया कहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिका कांग केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है? देखिए न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि संसार में जितने भी वस्तु हैं जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा जब तक इस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ये न्यूटन का पहला नियम कहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी होगा। जो भी ऑप्शन में डी टिक करे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोशिका भित्ति हो गया, लवक हो गया, रिक्तिकाएं हो गया, ये सभी पादप कोशिका में सिर्फ पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं होता। देखिए जंतु कोशिका की बात किया जाए तो इसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है, तारक काय पाया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे आप सभी। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, राइबोसोम होता है, उसके बाद लाइसोसोम पाया जाता है, बट यहाँ पर लवक, रिक्तिकाएं और कोशिका भित्ति नहीं होता उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? निर्वाचन आयोग की बात किया जाए यानी कि चुनाव आयोग की यहाँ पर बात किया गया है, इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा 324 में। देखिए अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात किया जाए तो इसका उल्लेख 124 में किया गया है, याद रखिएगा आप सभी। 124 जो है ये आपका सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। देखिए अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति का कार्य और शक्ति की चर्चा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड आपसे, क्वेश्चन नंबर 9 है कि मोहनजोदाड़ो कहां स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा सिंध प्रांत। ये आपका कहां पे है? पाकिस्तान में है, याद रखिएगा आप सभी। गुजरात में क्या है? लोथल है, याद रखिएगा आप सभी। लोथल, लोथल कहाँ पे? गुजरात में है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। देखिए मोहनजोदाड़ो का खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। वहीं हड़प्पा की बात किया जाए तो 1921 में खोजा था दयाराम साहनी ने। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड आप सभी, यूनेस्को के द्वारा मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये आपका 1971 में। कब की गई थी? 1971 में मानव एवं जैव मंडल विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। चलिए अब आप सभी से हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, बताइएगा कि यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? सभी से आंसर हम नीचे कमेंट बॉक्स में चाहेंगे, तो देखते हैं किसको किसको पता है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? देखिए कवक की कोशिका भित्ति काइटिन एवं हेमिसेलुलोज की बनी होती है। देखिए काइटिन अगर ऑप्शन में दिया रहे तो काइटिन आपको टिक करना है, अगर साथ में हेमिसेलुलोज दिया रहे तो ये भी आपको टिक करना है। बात समझ गए? काइटिन एवं हेमिसेलुलोज की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। बात समझे? कवक क्या है? एक आपका यानी कि फंगस है, याद रखिएगा। और ये अपना भोजन खुद से तैयार नहीं करता है, ये दूसरों पर आश्रित होता है, यानी कि कह सकते हैं कि जहां पर सड़ा गला रहता है वहीं पर आपका कवक उगता है। अगला क्वेश्चन है कि पहली बार औपचारिक रूप से महलबाड़ी प्रथा कब लागू की गई? देखिए महलबाड़ी प्रथा की बात किया जाए तो ये आपका सबसे पहले जो लागू हुआ था ये 1822 में लागू हुआ था, याद रखिएगा। कब? 1822 में लागू किया गया था। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां अवशोषित किए जाते हैं? तो ये आपका छोटी आंत में। कहां किए जाते हैं? छोटी आंत में ज्यादातर अवशोषित होता है। बात समझे? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत जो होता है ये सबसे लंबी होता है। बड़ी आंत मोटाई इसका ज्यादा रहता है पर लंबाई इसका ज्यादा नहीं होता है। बात समझे? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र, दार्शनिक एवं निर्देशक होते हैं? तो देखिए मित्र, दार्शनिक एवं निर्देशक जो होते हैं ये किस समिति के होते हैं? लोक लेखा समिति के होते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के बारे में बात किया गया है। और इसका चर्चा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 148 में किया गया है, याद रखिएगा। आर्टिकल 148 में कैग के बारे में बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी अवरोध की कोर से मुड़ना प्रकाश को क्या कहा जाता है या क्या कहलाता है? तो देखिए कोई भी प्रकाश है अगर अवरोध से अगर मुड़ रहा है तो इसे विवर्तन कहेंगे। अगर कहा जाए कि प्रकाश आया और चिकनी सतह पर टकराकर उसी दिशा में वापस चला गया तो इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर है, आंसर कीजिएगा कि वह कौन सी दो धातु है जो सिल्वर रंग की नहीं होती है? देखिए सिल्वर रंग की नहीं होती है, यहां पर गौर कीजिएगा आप सभी। सोडियम और मैग्नीशियम होती है,
तांबा और सोना ये आपका सिल्वर रंग की नहीं होती, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ कब हुआ था। देखिए हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ हुआ था 2013 ईस्वी में। कब हुआ था? 2013 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया जाता है, यानी कि कैग के बारे में बताया गया है, जो अभी बताएं कि 148 में इसका चर्चा है। देखिए हॉकी में सबसे पहले स्वर्ण पदक जो जीता गया था 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता गया था, याद रखिएगा आप सभी। तो इसका राइट आंसर होगा संविधान के द्वारा, याद रखिएगा आप सभी। जो भी चीजें अगर आर्टिकल में चर्चा है तो वो आपका संविधान के द्वारा ही मान्यता सब चीज को दिया गया है। बात समझ गए आप सभी। सर्वोच्च न्यायालय का पद जो है ये संविधान द्वारा ही सृजित है। अगला है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इससे हम सभी सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। और सूत्र क्या होता है, और इसका सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O होता है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन है कि परमाणु बम का विकास किसने किया था। चलिए क्वेश्चन में 20 का राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड आप सभी। तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा किया गया था परमाणु बम का विकास। आइए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। देखिए टोडा जनजाति नीलगढ़ी पहाड़ी पर पाई जाती है, याद रखिएगा आप सभी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर कर लेंगे। कहाँ पाई जाती है? नीलगढ़ी पहाड़ी पर। देखिए अगर बात किया जाए कि अभी भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील जनजाति है। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड हो जाएगा, और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति संथाल हो जाएगा। तो याद रखिएगा इतना सा। टोडा जनजाति कहाँ पे? नीलगढ़ी पहाड़ी पर। नीलगढ़ी पहाड़ी कहाँ पे है? तो दक्षिण भारत में है। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए चावल का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? तो वेस्ट बंगाल करता है। दाल का अगर बात किया जाए तो MP मध्य प्रदेश करता है। अगर वहीं बात किया जाए कि आलू हो गया, दूध हो गया, केतारी हो गया, यानी कि जिसे गन्ना कहा जाता है, इसमें यूपी पहला स्थान पे है। सभी कवक सदैव होते हैं। देखिए प्रति हेक्टेयर जो है आपका गेहूं का उत्पादन पंजाब सबसे अधिक करता है, पंजाब सबसे अधिक करता है। बट क्षेत्रफल में बात किया जाए तो यूपी सबसे अधिक करता है आपका गेहूं का उत्पादन। सभी कवक सदैव क्या होते हैं? तो सभी कवक सदैव होता है विविध पोषी होता है, क्योंकि ये अपना भोजन खुद से तैयार नहीं करता। आइए अगला है कि सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। देखिए सर्वोदय योजना का प्रारूप जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं। एंटेमोलॉजी कहा जाता है कीड़ों के अध्ययन को। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सिविल सेवा यानी कि ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था। सत्येंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा आप सभी। सबसे पहले सिविल सेवा में चुने गए भारतीय था। लाला लाजपत राय के बारे में आप सभी को पता है कि ये गरम दल का नेता था, और 1928 में इसका मृत्यु हो जाता है जब सैमन कमीशन का विरोध कर रहा था। सरोजिनी नायडू की बात किया जाए तो 1925 में कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनती है। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त ने, याद रखिएगा आप सभी। देखिए एक चंद्रगुप्त मौर्य है जो मौर्य वंश के शासक थे, यहाँ पर गुप्त वंश का शासक है। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। तो सिंपल सा प्रश्न है, आराम से आंसर कर सकते हैं। NaCl जो है ये आपका साधारण नमक का सूत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड कि शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होती है क्योंकि। देखिए शरीर के लिए एंजाइम क्यों आवश्यक है। ये जीव रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करता है, उत्प्रेरक करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इसीलिए जो है कि हमारे शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय में अध्यादेश जारी कर सकता है। देखिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा जो उसके अधिकार में है, जैसे केंद्र सूची पर
और उसके बाद समवर्ती सूची पर कर सकता है, जबकि राज सूची पर नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। राज सूची पर करेगा, नहीं करेगा। अच्छा, राज सूची में कितना विषय है? 61 विषय है। समवर्ती सूची में कितना है? 52 विषय है। और संघ सूची में कितना है? अभी 100 विषय है, तो याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन में 31 पर ध्यान दीजिएगा। पंचायती राज संस्थाओं को संगठन में कह सकते हैं कि 2 स्तर का होने का सुझाव किसने दिया था? यानी कि 2 स्तरीय पंचायत का गठन का बात किसने किया था? तो याद रखिएगा, अशोक मेहता समिति ने। इसके अनुसार पंचायत 2 स्तर पर होना चाहिए था, बट पंचायत अभी जो चल रहा है वो त्रिस्तरीय चल रहा है। और ये किसके द्वारा दिया गया था? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था कि त्रिस्तरीय पंचायत से। देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि हिंदी में अनुनासिक व्यंजन की संख्या कितनी है? देखिए, हिंदी में अनुनासिक व्यंजन जो है फिर वो 5 है। कौन कौन सा है? तो सबसे पहले हो जाएगा का खा गा गा, अंगा वाला जो हो जाएगा, ये वाला जो पीछे में लगा रहता है ये होगा। उसके बाद या हो जाएगा, उसके बाद ना हो जाएगा, उसके मूर्धन ना, उसके बाद ना, उसके बाद मा। ये सभी आपका क्या है? अनुनासिक व्यंजन है। तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन ये सभी से नहीं पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन बन सकते हैं कि उसमें व्यंजन कौन सा है। तो अभी पहले ही हम आपको बताएं कि उसमें व्यंजन कौन कौन सा था। तो तालब्स, मूर्धन्स, दंस और हा, ये सभी आपका उसमें व्यंजन का उदाहरण है। अच्छा, संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा होता है? पता है आप सभी को? संयुक्त व्यंजन बता सकते कोई? तो संयुक्त व्यंजन आपका जो होता है, आपका अक्षा होता है, तरा होता है और ज्ञा होता है। याद रखिएगा आपसे, ज्ञा, ये सभी क्या है? संयुक्त व्यंजन है। अच्छा, अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है? किसी को पता है? बता सकते हैं अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है? चलिए लगाइएगा आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर। तो याद रखिएगा, अंतस्थ व्यंजन में या होता है, रा होता है, ला होता है और वा होता है। ये सभी अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है। अनुनासिक व्यंजन तो आपको बता ही दी। तो ये 3 फैक्ट को जरूर याद रखिएगा आप सभी। अगला है, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए, उपसर्ग क्या होता है? किसी भी शब्द के आगे लगता है। तो यहाँ पर अभी जो है यही आपका उपसर्ग शब्द है, जबकि भाषण मूल शब्द है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपसर्ग शब्द का सही विकल्प है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहिष्कार। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें उपसर्ग शब्द है जो आप बहिष देखते हैं, ठीक है। बहिष जो है ये आपका क्या है? उपसर्ग शब्द है, जबकि कार आपका मूल शब्द है। अगला है, इनमें से कौन सा ना उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है? इनमें से कौन सा एक शब्द है जिसमें ना उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है, यानी ना उपसर्ग से नहीं बनाया गया शब्द है? तो जैसे देखिएगा आप सभी, नाजुक, नाजुक ये आपका मूल शब्द है। जुक कोई भी शब्द नहीं होता है, तो ये आपका मूल शब्द है नाजुक। जबकि इसमें देखिएगा तो ना खुश, तो ना अलग से जुड़ा गया है, खुश तो एक शब्द है, इसमें ना जोड़ दिए तो ना खुश हो गया। लायक, लायक भी एक शब्द होता है और इसमें ना जोड़ दिए तो नालायक हो गया। उसी प्रकार से पसंद एक शब्द होता है, इसमें ना जोड़ दिए तो नापसंद हो गया। जबकि जुक कोई भी शब्द नहीं है, तो ना जुक ये मूल शब्द है, तो इसी में आपका ना उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि सभी में हुआ है। अगला है, अन्य प्रत्यय से रहित शब्द कौन सा है? तो पानीनीय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, पानीनीय हो जाएगा। तो यहाँ पर अन्य का प्रयोग हुआ, पानी में अन्य जोड़े तो पानीनीय हो गया। अगला क्वेश्चन है, आवा प्रत्यय से निर्मित शब्द क्या होगा? तो आवा का क्या हो जाएगा, यानी कि किसमें जोड़ेंगे? प्रत्यय जो निर्मित शब्द होगा। अगर पीछे में आवाज जोड़ा जाए, आवश्यक नहीं होगा, प्रावधान नहीं होगा, आवागमन नहीं होगा। जैसे भूलावा, भूल में आवा जोड़ेंगे तो भूलावा होगा, ठीक है। भूल में क्या जोड़ेंगे? आवा, तो भूलावा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाता है उसे हमसे क्या कहते हैं? तो जो भी प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। याद रखिएगा आप सभी, कौन सा प्रत्यय कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे तद्धित प्रत्यय का कुछ उदाहरण देख लीजिएगा, जैसे कि भूख है, भूख है, इसमें भूख में आ जोड़ दिए तो ये क्या हो गया? भूखा हो गया, ठीक है। ये आपका तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। उसी प्रकार से एक याद रखिएगा, मेहनत, महीनेत में अगर आप सिर्फ आना जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? महीनताना हो जाएगा। याद रखिएगा, महीनताना हो जाएगा। ये भी आपका तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। जैसे आप सिर्फ मेहनत अभी लिखे, हम मेहनत में ई जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका मेहनती हो जाएगा। ये भी आपका तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। उसी प्रकार से लोहार में
इन जोड़ दीजिए तो लोहारिन हो जाएगा, भिखारी में इन जोड़िए तो भिखारिन हो जाएगा, मानव में ता जोड़िए तो मानवता हो जाएगा, धन में वान जोड़िए तो धनवान हो जाएगा। ये सभी तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है। खटमल कैसा शब्द है? तो देखिए खटमल जो है आपका योग रूढ़ शब्द होता है। देखिए योग रूढ़ शब्द क्या होता है पता है आप सभी को? याद रखिएगा आप सभी, वैसा शब्द जो यौगिक ही होता है बट किसी के लिए वो क्या हो जाता है, रूढ़ बन जाता है, उसी को हम सभी क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। जैसे कह सकते हैं कि लंबोदर, ये किसी के लिए रूढ़ है। रूढ़ किसके लिए? गणेश के लिए है। जैसे दशानन, ये किसी के लिए रूढ़ शब्द है। किसके लिए? तो याद रखिएगा रावण के लिए है ना। तो जिसके लिए रूढ़ बन जाए उसी को योग रूढ़ कहा जाता है। जैसे कि खटमल जो होता है ये किसी के लिए रूढ़ है। रूढ़ किसके के लिए? जो उड़ीस होता है, जो खटिया में पाए जाते हैं, उसी को कहा जाता है खटमल। तो खटमल किसके लिए रूढ़ है? उड़ीस के लिए रूढ़ है। तो ये आपका योग रूढ़ होगा, याद रखिएगा आप सभी। रूढ़ शब्द क्या होता है? जिसे विखंडित नहीं किया जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है। तद्भव क्या होता है? जो संस्कृत का शब्द था बदल के हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं उसी को तद्भव कहते हैं। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द चुनिए। देखिए यौगिक जो हो जाएगा मुख्यमंत्री। यौगिक में दो शब्द जुड़ जाता है, जैसे कि मुख्य अलग शब्द है, मंत्री अलग शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका यौगिक शब्द होगा। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से किताब शब्द है। तो देखिए किताब की बात किया जाए तो ये आपका हो जाएगा विदेशज शब्द हो जाएगा। देखिए एक देशज होता है, जैसे कि पगड़ी हो गया, कटोरा हो गया, ये सभी देशज शब्द है। जबकि विदेशज क्या होता है? जो अलग देश का शब्द हो। जैसे किताब हो गया, जैसे क्लर्क हो गया, रेल हो गया, ये सभी विदेशज शब्द है। जबकि गाड़ी देशज शब्द है। तत्सम क्या होता है? ये संस्कृत वाला शब्द होता है। अगला है, तो चलिए आज कितना ही, आज की इस क्लासेस में हम सभी कुल 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं हिंदी का। जो सारे सिलेक्टेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया था आपके एग्जाम्स के लिए, और जितने प्रश्न बताएं सारे सिलेक्टेड है, इसे याद जरूर कर लीजिएगा। और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताएं उसे भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते आपसे वीडियो को लाइक करके शेयर करके